फिक्र का पहला फोकस बिहार पर है, क्योंकि दिल्ली रांची के बाद आज पटना में सिस्टम के प्रति छात्रों की भारी नाराजगी देखने को मिली। पटना में बीच सड़क पुलिस प्रशासन के साथ छात्रों का जमकर बवाल हुआ। सबसे पहले हंगामे वाली कुछ वीडियो फाइल दिखाते हैं। छात्रों को सीएम आवास का घेराव करने से रोकने के लिए पुलिस ने गांधी मैदान से लेकर डाक बंगला पर पे बैरिकेडिंग लगाई हुई थी। भारी फोर्स तैनात थी, लेकिन छात्रों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया और पुलिस वालों से सीधी झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान एक ऐसा दृश्य दिखा जब वाटर कैनन के सामने ही कई छात्र शैंपू से नहाते दिखे। रांची के बाद पटना में छात्रों का यह अनोखा प्रदर्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस वालों ने छात्रों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। छात्रों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। जवाब में छात्रों की तरफ से पत्थरबाजी हुई। इसमें पटना टाउन के डीएसपी समेत कई पुलिस वाले घायल हो गए, जबकि पुलिस की कार्रवाई में कई छात्र भी घायल बताए जा रहे हैं। पटना से हमारे सहयोगी रुपेश की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको सरकार से छात्रों की वो मांगे भी बताएं। कई बैरिकेडिंग्स की गई हैं और अलग अलग तरह से एक बैरिकेडिंग टूटता है, दूसरे बैरिकेडिंग लगाई जाती है, वो भी टूटता है और देखिए फिर बैरिकेडिंग टूट गया, ये बैरिकेडिंग टूट चुका। आप देखिए सामने ये बैरिकेडिंग टूट गया है। पुलिस वाले यहाँ पर खड़े रह गए। इनका इंतजाम जो है ये नाकाफी हो गया। बिहार एसएससी 3 साल से एग्जाम नहीं लिया है, इसलिए को संविदा को लेकर है। हमारी 15 सूत्री मांग है, उन मांग को पूरा किया जाए। आप देख सकते हैं हमारे सम्राट चौधरी सर का दो मुहा चेहरा कि वो बोलते हैं कि हम स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट से बात करेंगे कल सामने उतर के, और यहाँ जगह जगह पे बैरिकेडिंग लगाया जा रहा है। हमारे पास पूरा सबूत है, फिर भी नहीं सुना जा रहा है। और हम लोग जब यहाँ पे अहिंसक रूप से आगे बढ़ रहे हैं तो हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। ये एक मोर्चा फिर से बनाया गया है यहाँ पर। ये अस्थाई, ये जो बांस का बल्ला लगा करके, और ये जो रैपिड एक्शन फोर्स है, बीएसएफ के जो जवान हैं वो लगातार मशक्कत कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग हम लोगों को अगर कुत्ता कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग कुकुर ही बन जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी जो मेन मुद्दा थी, हमारी जो मांग है, हम युवाओं की जो मांग है वो नौकरी है, ये उपाधि नहीं है महाशय। क्या ये नया नॉर्मल है जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं? क्या अब ये एक नया ट्रेंड बन जाएगा और कब तक? बिहार में पिछले कुछ दिनों से बीपीएससी और शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक ही एग्जाम के जरिए पीटी और मेंस की प्रक्रिया पूरी की जाए। भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट और सरल बनाया जाए ताकि अभ्यर्थियों को बार बार अलग अलग परीक्षाओं में शामिल न होना पड़े। कर्मचारियों को मिलने वाला वेटेज खत्म हो। बीएसएससी, सीजीएल 4, बीएसओ और एईडीओ परीक्षाओं की तारीख भी जल्द जारी की जाए। छात्रों की मांग में लाइब्रेरियन और बीईटी यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट भर्ती शुरू करना और तमाम विभागों में खाली पड़े पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करना भी शामिल है। इसके अलावा छात्र सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा में छूट देने की मांग भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की उम्र निर्धारित सीमा से बाहर हो रही है। इन्हीं सब मांगों को लेकर पिछले 13 दिन से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और जब सुनवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान हो गया। ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन एबीएसयू की ओर से मार्च निकाला गया, लेकिन सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने गर्दनी बाग में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर एक कहावत सुनाई। कहा कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। कहा जा रहा है कि उनके इसी बयान को प्रदर्शनकारी छात्रों ने दिल पर ले लिया। विवाद बढ़ने के बाद बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर ने वीडियो भी जारी कर दिया और माफी भी मांगी। सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। सीएम ने छात्रों से यह भी कहा है कि सरकार उनकी समस्याओं को सुनेगी, समाधान निकालने की कोशिश करेगी। छात्रों की शिकायतों के लिए 1100 हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की गई, लेकिन छात्र संतुष्ट नहीं है और इसके बाद इस पूरे मुद्दे पर राजनीति का दौर शुरू हो गया। जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। जो जो विषय कहीं ना कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी,
वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। पता नहीं कौन से घमंड में ऐसे कितने शिक्षा मंत्री आए और गए, कब जाएंगे ये सब लोगों को भी पता है। इन लोगों को छात्र हित में पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। बिहार का भविष्य बेहतर हो, विकास हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, ये सब आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। ये लोग नहीं चाहते, ये लोग अनपढ़ बना करके रखना चाहते लोगों को। मुझे लगता है ये कोई वजह नहीं है कि छात्र राजनीतिक दलों के उकसावे पर इस तरह के किसी आंदोलन का हिस्सा बने। बजाय इसके तैयारी करें परीक्षाओं की, अपना सर्वश्रेष्ठ दें। छात्रों के जो जायज मांग हैं उस मांग को सरकार को मानना चाहिए, चाहे वो टीआरई का मामला हो या अन्य जो छात्रों के मामले हैं। छात्रों के इन मामलों को सरकार दबा नहीं सकती है। एक अंडरकरंट है जो शायद इग्नोर नहीं करना चाहिए, और वो अंडरकरंट है अनएम्प्लॉयमेंट। वो अंडरकरंट है एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस की आवश्यकता। खैर, लोकतंत्र में बड़ी से बड़ी समस्या का रास्ता आखिरकार संवाद से ही निकलता है। छात्रों की मांगे हों या किसी और वर्ग की नाराजगी, सत्ता का पहला जवाब लाठी नहीं, बातचीत होनी चाहिए। असहमति को दबाने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि और गहरी होती है। इसीलिए समाधान ताकत दिखाने में नहीं, बात सुनने और रास्ता निकालने में। हमारी अगली खबर का कोड वर्ड है हिजाब। वो शब्द जिसे लेकर कई बार पहले भी विवाद हो चुका है। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक की अदालतों में इस पर लंबी बहस हुई है। सवाल वही है कि हिजाब या स्कार्फ पहनना इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा है या नहीं। 4 साल पहले कर्नाटक हाईकोर्ट इसे स्पष्ट कर चुका है। 21 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस पर अपना फैसला दिया। प्रयागराज में निजी स्कूल की एक छात्रा ने यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि छात्रा पर्याप्त धार्मिक प्रमाण पेश नहीं कर पाई कि स्कूल में सिर पर स्कार्फ पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सकी कि सिर ढकना इस्लाम की ऐसी आवश्यक धार्मिक प्रथा है जिसके पालन के बिना उसकी आस्था खतरे में पड़ जाएगी। हिजाब को जरूरी धार्मिक प्रथा बताना केवल एक दावा भर है। इसके समर्थन में कोई दलील, धार्मिक किताब या सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया। बेंच के मुताबिक अगर किसी शिक्षण संस्थान का ड्रेस कोड एक समान और बिना भेदभाव के लागू किया गया है तो उसमें व्यक्तिगत आधार पर बदलाव की मांग नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि यूनिफॉर्म का उद्देश्य छात्रों के बीच समानता, अनुशासन, संस्थान की पहचान और धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक माहौल बनाए रखना भी है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका खारिज कर दी। छात्रा का दावा था कि वो कक्षा 6 से 10वीं तक इसी स्कूल में पढ़ी और इस दौरान सिर पर स्कार्फ पहनती रही, लेकिन इस दौरान स्कूल ने कोई आपत्ति नहीं जताई। तो हाईकोर्ट ने कहा कि पहले की कक्षाओं में स्कार्फ पहनने पर स्कूल की ओर से आपत्ति नहीं किए जाने से छात्रा को भविष्य में भी इसे पहनने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं हो जाता। पीठ ने कहा कि हमने याचिकाकर्ता से जुड़ी अलग अलग कक्षाओं की तस्वीरें देखी हैं और केवल उसे छोड़कर किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना। यहां तक कि जिस धार्मिक समुदाय से वो आती है उस समुदाय की छात्राओं ने भी हिजाब नहीं पहना है। कोर्ट ने इस मामले में देश के अलग अलग हाईकोर्ट के फैसलों का भी उल्लेख किया। बेंच ने विशेष रूप से कर्नाटक हाईकोर्ट के 2022 के फैसले को अहम और प्रभावशाली माना, जिसमें हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं माना गया था। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से अलग राय रखने का उसके पास कोई पर्याप्त कारण नहीं। इसके अलावा केरल हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के पुराने फैसलों का भी हवाला दिया गया। कोर्ट ने यह भी माना है कि सुप्रीम कोर्ट के आयशा शिफा मामले में अब तक ऐसा अंतिम फैसला नहीं आया जो पूरे विवाद को निर्णायक रूप से सुलझाता। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील है कि हिजाब हमेशा से इस्लाम का अहम हिस्सा रहा है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हाईकोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी है। हमने अपनी दलीलें यही देखी कि भाई चूंकि कोर्ट हमको परमिट करे कि हम चूंकि क्लास 6 से 10 तक कंटिन्यू वहाँ पर स्कार्फ में जाती थी बच्ची, तो उसको आगे भी उसी तरह से कंटिन्यू किया जाए। तो कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने ये रिजेक्ट किया, डिसमिस किया और ये कहते हुए कि भाई चूंकि
ये शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर कई सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और सभी के लिए एक ड्रेस कोड होता है जो सभी को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम इस फैसले का सम्मान करते हैं। मैं माननीय न्यायालय से इस फैसले पर पुनः विचार की अपील करता हूँ, इसलिए कि हिंदुस्तान में हर मजहब को आज़ादी है पूरी तरीके से। और बड़े अफसोस की बात है कि एक छोटी बच्ची के हिजाब के ऊपर पूरी तरीके से हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी। कुरान शरीफ की सूरे नूर में स्पष्ट आपको मिल जाएगा हिजाब के ताल्लुक से। तो ये कहना कि हिजाब जो है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। जो स्कूल्स की यूनिफॉर्म है वो सभी बच्चों को पहन के जाना है, उसकी पाबंदी करनी है। और लेकिन जो बड़ी बच्चियां हैं उनके लिए हिजाब अलाउ होना चाहिए। स्कूल की जो ड्रेस है उसकी मुखालफत नहीं कर रही, लेकिन अगर कोई छात्रा जो है वो हिजाब की अनुमति मांग रही है, वो हमको अनुमति मिलना चाहिए थी उस छात्रा को। हिजाब मामले में हुए फैसले को सिर्फ मजहबी ही नहीं, राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। कांग्रेस इसे व्यक्तिगत आजादी बता रही है, तो समाजवादी पार्टी दलील दे रही है कि अगर हिजाब से परेशानी है तो कलावा त्रिशूल भी बंद हो। वहीं यूपी सरकार इसे एकजुटता वाला फैसला बता रही है। अनुच्छेद 26 हमारा जो संविधान है उसके तहत उनका अधिकार है। ऐसे धर्म के ऐसे शिक्षा के केंद्र हैं जो अलग अलग धर्मों के संस्थाओं ने बनाया है, तो वहां जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन जो शिक्षा का संस्था है या जो स्कूल धर्म के आधार पे नहीं बना है, वहां तो यूनिफॉर्म और सिलेबस के आधार पे उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अपनी शनाख्त के तौर पर या उसको अच्छा लगता है और वो हिजाब पहनना चाहता है, सर पे वो ओढ़नी रखना चाहता है, सर पे पर्दा ढकना चाहता है, तो इस पे रोक नहीं होना चाहिए। उसकी इंडिविजुअल आज़ादी का सवाल है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अपने जो है वो ड्रेस कोड होते हैं और उस ड्रेस कोड का, उस अनुशासन का, उस व्यवस्था का सबको सम्मान करना चाहिए। ना तो हिजाब जबरदस्ती पहनाना चाहिए और ना जबरदस्ती उतारना चाहिए। इस्लाम में हिजाब की पाबंदी लगाई गई है औरतों के लिए। ठाकुर परिवारों में भी लोग घूंघट कराते हैं, हिजाब होता है। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें लोगों को उनकी इच्छा पर भी छोड़ देता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ कि किसी को अगर दबाव में ये करना पड़ता है तो वो उचित नहीं है। जो धार्मिक परंपराएं होती हैं वो अपने मंदिर में, अपने घर में पालन किया जाना चाहिए। धर्म से जुड़े मामलों में अदालतों के लिए यह तय करना आसान नहीं होता है कि आस्था कहां तक है और धार्मिक अनिवार्यता कहां से शुरू होती है। 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी कहा था कि हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा साबित करने वाला ठोस आधार सामने नहीं आया। जरूरत इस बात की है कि स्कूल और कॉलेज धार्मिक टकराव का मैदान न बने और ना ही किसी बच्चे की पढ़ाई इसकी कीमत चुकाए। यूनिफॉर्म का मतलब ही एक रूपता और अनुशासन है, और अगर हर छात्र अपनी धार्मिक या व्यक्तिगत पसंद के हिसाब से उसमें बदलाव मांगने लगेगा तो संस्थागत व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। इसीलिए जरूरत है ऐसा संतुलन बनाने की जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गरिमा भी बनी रहे और संस्थान के नियम भी। और अब एक राजनीतिक फाइल जो कि जनगणना 2027 से जुड़ी है। इस जनगणना को कराने के तरीकों पर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कुछ सवाल उठाते हुए विरोध जताया। पीएम मोदी को 2 पन्नों की एक चिट्ठी भी लिखी है। लेटर लिखकर जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल बदलने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि इसकी प्रश्नावली बनाने से पहले राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से सलाह ली जानी चाहिए। जनगणना फॉर्म के 10वें सवाल में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जाति का उल्लेख है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए कोई अलग से कॉलम या पिछड़ा वर्ग शब्द शामिल नहीं किया गया। इससे देश में ओबीसी की जनसंख्या का सटीक आंकड़ा सामने नहीं आएगा। खड़गे और राहुल गांधी ने जातियों की पहचान के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना में यही तरीका अपनाया जाता है। तेलंगाना और बिहार में हुए जाति सर्वेक्षणों में भी इसी तरह की सूची आधारित व्यवस्था अपनाई गई। देश में भी यही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। असल में कांग्रेस का बड़ा विरोध जाति की जानकारी दर्ज करने के लिए अपनाए गए ओपन एंडेड सवाल को लेकर। इस सिस्टम में व्यक्ति अपनी जाति
का जो भी नाम बताएगा उसे उसी रूप में दर्ज कर लिया जाएगा। कांग्रेस का तर्क है कि भारत में एक ही जाति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों, उपजातियों और भाषाओं से जानी जाती है। ऐसे में अगर एक ही जाति के लोग जनगणना में अलग अलग नामों से दर्ज होंगे तो एक जाति हजारों नामों में बढ़ जाएगी। देश में लाखों जातियों के नाम निकलेंगे और जनगणना से हासिल पूरा आंकड़ा ही गलत हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस की इन तमाम आपत्तियों पर बीजेपी ने जवाब दिया। इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया। आपको बता दें कि इससे पहले वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी। तब उसके फॉर्म में 29 प्रश्न थे। उस फॉर्म में जाति से जुड़ी जानकारी के लिए सिर्फ SC ST का ही विकल्प था। लेकिन जनगणना 2027 के क्वेश्चनेयर में जाति से जुड़ा सवाल नंबर 10 पर है। सवाल नंबर 10 पर है, जिसमें SC ST के साथ जाति का कॉलम भी जोड़ा गया। दो 2027 की जनगणना, जाति जनगणना जिस ढंग से कराया जा रहा है वो जनता पर एक धोखा है, ये खेल है, ये विश्वासघात है और प्रधानमंत्री को तुरंत फौरन इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। कांग्रेस इतने लंबे समय तक सत्ता में रही, तब जाति जनगणना नहीं कराई और इससे कांग्रेस सहित कांग्रेस के जो समर्थक दल हैं, उनके गठबंधन के जो दल हैं, उनमें बौखलाहट है, घबराहट है। बीजेपी की सोच ही नहीं है, वो देना ही नहीं चाहते हैं प्रतिनिधित्व दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को। और जो नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस सांसद खड़गे जी ने किया है, वो बड़ा सकारात्मक सुझाव दिया है। एसी पीसी वाले नेता हैं, पोस्टरबाजी, बयानबाजी, पत्र नहीं, सदन में जो इन्होंने कभी नहीं कराया उसको मोदी करा रहे हैं, उसको करने दें, जो नहीं किया तो उसको करने दें। वैसे एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट यह है कि 2011 में जो सेंसस हुआ था तब भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी सत्ता पक्ष में हैं तब विपक्ष में थे, उन्होंने भी कई सारे सवाल खड़े किए थे। इंटरेस्टिंग। खैर, सियासी जानकार खड़गे राहुल की इस चिट्ठी में कांग्रेस के ओबीसी कार्ड को डिकोड कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस ओबीसी को एक बड़े वोट बैंक की तरह देख रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के ओबीसी विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने हाल ही में हुए जेन जी प्रदर्शनों का जिक्र किया था। साथ में यह सवाल भी किया था कि अगर ओबीसी समाज भी उसी तरह अपने हकों के लिए सड़कों पर उतर आया तो क्या होगा। राहुल ने उस समय ओबीसी को बड़ी आबादी बताया और ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए उनकी बातों और मांगों को जोरदार तरीके से उठाने का सियासी वादा भी किया था। खैर, अब एक अपडेट सुप्रीम कोर्ट से है। ओबीसी में क्रीमी लेयर का मुद्दा एक बार फिर से सर्वोच्च अदालत पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2026 को दिए फैसले को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण और सही निर्देश मांगे। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे माता पिता के बच्चों को केवल सैलरी के आधार पर आरक्षण से बाहर नहीं किया जा सकता। क्रीमी लेयर तय करने के लिए माता पिता का पद और सामाजिक स्थिति देखना भी जरूरी है। अब इसी को लेकर सरकार कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर नए दिशा निर्देश देने की अपील की है। 11 मार्च को दिए गए आदेश को और अधिक स्पष्ट करने के लिए समान बेंच के गठन का अनुरोध किया। इस पर सीजीआई ने कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि वो पहले संबंधित बेंच से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उससे सिविल सेवा परीक्षा के करीब 100 उम्मीदवारों को राहत मिलने की उम्मीद थी, जिन्हें पिछले वर्षों में क्रीमी लेयर के आधार पर खारिज कर दिया गया था। केंद्र सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट साफ करे कि 11 मार्च का फैसला किन मामलों पर और कब से लागू होगा। सरकार का कहना है कि अगर यह फैसला पुराने मामलों पर भी लागू हुआ तो कई पुरानी भर्तियों पर असर पड़ सकता है। कई पुराने उम्मीदवार दोबारा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का दावा कर सकते हैं, जिससे नए विवाद खड़े होंगे। सिविल सेवा परीक्षा 2025 के 958 चयनित उम्मीदवारों की सर्विस अलॉटमेंट भी अटक सकती है। इसीलिए केंद्र चाहता है कि कोर्ट साफ साफ बताए कि नया नियम पुराने मामलों पर भी लागू होगा या सिर्फ आगे से, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि नहीं। फिक्र की अगली फाइल किसी भी न्यायप्रिय व्यक्ति को थोड़ा बेचैन करेगी। रेप और हत्या के दोषी पर सिस्टम की मेहरबानियों की मूसलाधार बारिश बार बार होती रहे तो सवाल उठते रहे। देखिए, ये खबर का ना एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मैं आपको बता दूं। समझ गए होंगे हम गुरमीत राम रहीम की बात कर रहे हैं। इस खबर का इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि हम आपको जब भी ये खबर बता रहे हैं इसमें एक लाइन और ऐड कर देंगे
कि भाई उसको फिर से जेल से बाहर आ गया, फिर से उसको राहत मिल गई। पुराना डेटा दिखाते हैं और एक लाइन और ऐड कर देते हैं, फिर आप कैलकुलेट करते रहिए। कितनी मेहरबानी हो रही है ये देखते रहिए। बात कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम की। गुरमीत राम वो एक बार फिर जेल से बाहर आ गया। रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से निकलता महंगी और आलीशान गाड़ियों का यह काफिला असल में पूरे सिस्टम को चढ़ा रहा है। बट ऑफ कोर्स आज सुबह जेल का दरवाजा खुला तो राम रहीम पहले से इंतजार कर रही इन गाड़ियों में बैठकर रवाना हो गया। इसी साल जनवरी में उसे 40 दिन की पैरोल मिली थी, फिर 26 मई को 30 दिन की पैरोल मिली, जिसके पूरा होने के बाद 25 जून को ही वो सुनारिया जेल लौटा था। लेकिन आज फिर वो 21 दिनों के लिए जेल से आजाद। राम रहीम के जेल से बाहर आने की टाइमलाइन को देखकर लगता है कि जेल से बाहर आना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। अगस्त 2017 में वो दोषी ठहराया गया था। 2 अलग अलग मामलों में उसे 20 वर्ष की सजा हुई, लेकिन अब वो 17वीं बार जेल से बाहर आ चुका है। 2017 में सुनाई सजा के बाद अगर आज फरलो वाली राहत के 21 दिन जोड़ लें तो राम रहीम को जेल से बाहर 427 दिन हो जाएंगे। देखिए कैसे वो आसानी से जेल से बाहर आता रहा। 2020 और 2021 एक बार पैरोल मिली। 2022 में उसे 2 बार पैरोल और 1 बार फरलो मिली। 2023 में 2 बार पैरोल और 1 बार फरलो मिली। 2024 में वो 3 बार जेल से बाहर आया। 2025 में भी उसे 2 पैरोल और 1 फरलो मिली। मतलब आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जबकि इस वर्ष अगस्त तक ही वो तीसरी बार जेल से बाहर आ गया। अब सवाल उठता है कि क्या राम रहीम को कोई विशेष छूट मिली है? क्या राम रहीम की बार बार होने वाली रिहाई सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का मामला है या इसकी टाइमिंग भी कोई कहानी कहती है? क्योंकि फरवरी 2022 से जनवरी 2025 के बीच कभी वो विधानसभा चुनाव के दौरान रिहा हुआ तो कभी पंचायत चुनाव के दौरान उसे रिहाई मिली। इस पूरे मामले को लेकर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने कहा है कि राम रहीम एक सजायाफ्ता और आदतन अपराधी है, उस पर कोई कृपा नहीं होनी चाहिए। राम रहीम पर ही पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का केस चल रहा है, तो वहीं एसजीपीसी ने भी राम रहीम को फरलो का विरोध किया है। दूसरी तरफ इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई। अगर ऐसा व्यक्ति भी जो है वो बार बार पैरोल और फरलो का हकदार है, जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिसने कई ऑफेंस किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के लिए बड़ा मजाक है और शर्म की बात है। लोगों का जो विश्वास है न्याय के उत्ते रहिंदा ने, लोग महसूस कर रहे हैं भी जैसे ये राजनीतिक पैरोल जी है दी जा रही है। मेरे लिहाज ना तो इन्हें किसान ने भी तो बिल्कुल पैरोल नहीं होनी चाहिए और मुझे लगता है उच्च न्यायालय में अगे आना चाहिए। भारतीय प्रशासित राज्य सरकार वो इन सब कामों को करने और करवाने में माहिर है। हरियाणा की राजनीति में एक समर्थक ग्रुप राम रहीम जी का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए, ऐसा उनका प्रयास चलता रहता है। जिस तरह सिस्टम राम रहीम को पैरोल और फरलो देते देते नहीं थक रहा है, जिस तरह राम रहीम ये सुख लेते लेते नहीं थक रहा है, उसी तरह इस व्यवस्था पर उठने वाले सवाल भी नहीं थके। न्याय सबके लिए समान होना चाहिए और बिना कोई डिस्काउंट दिए होना चाहिए। अब भारत के पूर्वोत्तर में स्थित उस राज्य की फिक्र जो बीते कुछ वर्षों से अशांत है। मणिपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां एक बार फिर से आगजनी और फायरिंग की घटनाएं हुई हैं। हिंसा में कुछ लोग घायल हुए हैं और मणिपुर के तनाव ने दिल्ली की चिंता बढ़ा दी है। कल वहां क्या हुआ, विस्तार से देखिए। कांग पोकपी जिले में कुकी समूह का एक गांव है ताफा, जहां रात 2:30 बजे एक घर में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। इसके बाद वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर सेनापति जिले में इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली। सेनापति जिले के नागा ताफू इलाके में सुबह करीब 4 बजे कई घरों को जला दिया गया। 2 गुटों के बीच गोलीबारी भी हुई है, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। उसे सेनापति जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन एक अधिकारी ने बताया कि सेनापति जिले में आगजनी की घटनाओं के बाद फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। स्थानीय लोग सेनापति गेट पर जमा हो गए हैं। उन्होंने नेशनल हाईवे 2 पर टायर वगैरह जला दिए हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ताफू कुकी ग्राम प्राधिकरण ने दोषियों की पहचान 24 घंटे के भीतर किए जाने की मांग की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।
This morning, early morning, around 2:40, we volunteers were here in the gate, and suddenly a fire broke out. So we volunteers went there and then informed the police that a fire broke out. We also informed the police to call a fire brigade and put down the fire at the earliest. After we informed the police, we went back, and suddenly we see a guy going back with his bike suddenly, and then we also witnessed that he went back with his bike to the southern side. As of now, no casualty, but CRPF, one of the CRPF has been casualty. We volunteers help the CRPF to the hospital. We rush them to the hospital. मणिपुर मई 2023 से मैतेई और कुकी जो समुदाय के बीच जातीय संघर्ष और संसाधनों पर अधिकार की लड़ाई के कारण अशांत है। इसमें 260 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हुए हैं। मणिपुर में शांति दोबारा लौटे, सौहार्द कायम हो, इसके लिए बड़े स्तर पर प्रयास है। कड़े प्रशासनिक कदमों के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी बातचीत के जरिए समाधान निकालने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत की। अपने बयानों से विवादों में रहने वाली कंगना ने इस बार एक्ट्रेस कृति सेनन को टारगेट पर ले लिया है। उन्होंने कृति सेनन के एक रक्षाबंधन वाले विज्ञापन में पहने गए कपड़ों को लेकर सवाल उठाए। कंगना ने एक इंस्टा स्टोरी लगाकर कृति के कपड़ों पर नैतिकता और मर्यादा वाली बहस छोड़ दी। दरअसल कृति सेनन ने एक ज्वेलरी ब्रांड के साथ रक्षाबंधन का एक एड शूट किया। इस विज्ञापन में उन्होंने जो कपड़े पहने उसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि कृति सेनन का आउटफिट भारतीय पारंपरिक त्योहारों से जुड़े कैंपेन के लिए सही नहीं है, जबकि कुछ ने उनके आउटफिट को सही बताया। अब इसी विवाद में कंगना रनौत ने अपने एक बयान से घी डालने का काम कर दिया है। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा कृति की तरफ ही था। कंगना ने लिखा, महिलाओं के लिए ये एक शानदार समय है। हमारी अलमारियां तरह तरह के कपड़ों से भरी हैं। आज की महिला ग्लोबल है। कॉकटेल ड्रेस से लहंगा चोली, जीन्स से साड़ी, बिकनी से सलवार कमीज तक आज हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो फिर आप बिकनी या अंडरगारमेंट्स पहनकर भाई को राखी क्यों बांधेंगे? आपके स्टाइलिंग ऑप्शंस कहाँ गए? ये ऐड जानबूझकर अजीब बनाया गया। कंगना रनौत के इस पोस्ट को लेकर भी नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। जो कंगना के नैतिकता और मर्यादा वाले इस ज्ञान से असहमत हैं, वो पूछ रहे हैं कि जो एक्ट्रेस खुद बोल्ड कॉस्ट्यूम पहनकर कई फिल्मों में सिल्वर स्क्रीन पर आ चुकी हैं, वो दूसरों के कपड़ों पर सेंसर बोर्ड की भूमिका में कैसे आ सकती हैं। कई लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि जब खुद फिल्मों में किरदार के मुताबिक ड्रेस पहनी तो वो रचनात्मक आज़ादी और फैशन स्टेटमेंट बन गया, लेकिन जब बात किसी और की हो तो नैतिकता का बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों? हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर कंगना को जवाब देने खुद कृति सेनन भी मैदान में आई। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि त्योहारों का असली मतलब आपके कपड़ों में नहीं, बल्कि उन भावनाओं और अर्थ में है जो आप अपनी परंपराओं के लिए दिल में रखते हैं। हम महिलाओं को ये बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। समय के साथ पारंपरिक फैशन काफ़ी बदला है, लेकिन आज भी एक महिला का संस्कृति के प्रति सम्मान केवल उसके कपड़ों से आका जाता है। संस्कृति और परंपराएं दिल में होती हैं, कपड़ों की नेकलाइन में नहीं। कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर यह पोस्ट दोपहर के वक्त किया था, लेकिन शाम होते होते उनकी पोस्ट पर कई लोगों की नजर पड़ गई। उनमें से एक राहुल गांधी भी थे, जिन्होंने कृति सेनन की पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर उसे पोस्ट करते हुए लिखा कि एक महिला क्या पहनती है, वो क्या करती है और कहां जाती है, ये उनकी अपनी पसंद है। अपनी आज़ादी को अनुभव करने वाली महिलाओं को ट्रोल करना बंद कर दें। वैसे सियासी टिप्पणियों को लेकर थोड़ी देर के लिए अलग रखें तो इस पूरे प्रकरण में ना तो कंगना ने कृति का नाम लिया है और ना ही कृति सेनन ने कंगना रनौत का, लेकिन इसने बॉलीवुड में एक फाइट जरूर शुरू कर दी है। कृति सेनन के अलावा कंगना रनौत का तापसी पन्नू के साथ भी बयानों वाला पंगा चल रहा है। इसकी शुरुआत सस्ती कॉपी जैसे शब्दों से हुई थी और अब बात माता पिता और परवरिश तक पहुंच चुकी है। अब भी दोनों के बीच डायलॉगबाजी जारी है। कंगना ने फिर से तापसी पन्नू को सस्ती कॉपी और बी ग्रेड
फिल्में करने वाली एक्ट्रेस बताया, तो तापसी पन्नू ने भी इसका जवाब दिया। जब कंगना रनौत से इसी विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने तापसी के साथ साथ बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों को लपेटे में ले लिया। इनफ इज इनफ। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। आप खत्म क्यों नहीं ये बात? कोई क्वेश्चन पूछना हम दोनों से बंद करेगा ना जब ये वाला, तो ये इशू भी खत्म हो जाएगा। तो आप सब लोगों को या तो मजा आ रहा है देख के, तो सब लगे हुए हैं सेम सवाल पूछने। अगर आप जेन्युइनली चाहते सारे कि ये ना हो इशू, तो आप लोग ऐसे सवाल शायद पूछना बंद कर देते, तो ये बात कब की खत्म हो जाती। बॉलीवुड की कई हस्तियों के साथ तो कंगना का 36 का आंकड़ा चल रहा है। उन्होंने योग गुरु रामदेव के साथ भी चल रही जुबानी जंग को अपने एक बयान से एक्सटेंशन देने का काम किया है। असल में कंगना ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान जेन जी को गटर जनरेशन बताया था। इसके बाद TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में आए योग गुरु रामदेव से इस पर मैंने सवाल किया तो उन्होंने न सिर्फ कंगना के बयान की आलोचना की बल्कि कुछ ऐसा कह दिया था जो कंगना को काफी चुभ गया। अब कंगना ने बाबा रामदेव के उस बयान का जवाब दिया है, जबकि योग गुरु रामदेव का कहना है कि उन्हें कंगना रनौत से किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जहाँ तक बाबा रामदेव की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है और उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। उन्होंने सनातन के वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो नारंगी वस्त्र धारण करते हैं, उनको उन्होंने शर्मसार किया है। जो भी वो किस तरह की टिप्पणी महिलाओं पर कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको जो है कहीं ना कहीं अपनी जो दृष्टि है महिलाओं के लिए, उसके बारे में जो है उनको शोध करना है। इन लोगों का अभी क्या बोलूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है। इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। असल में कंगना के सामने सबसे बड़ा सवाल किसी एक विवाद का नहीं है, अपनी पहचान बदलने का है। चुनाव जीतने से कोई अभिनेत्री सांसद तो बन सकती है, लेकिन सांसद बनने का असली ट्रांसफॉर्मेशन भाषा, संयम और जिम्मेदारी में दिखाई देता है। राजनीति में हर मुद्दा सीन नहीं होता है, हर विरोधी विलेन नहीं होता है और हर मौके पर डायलॉग जरूरी नहीं होता है। कंगना की समस्या शायद यही है कि उनका रील वाला कॉन्फिडेंस अब रियल पॉलिटिक्स की भाषा पर हावी दिखता है, जबकि संसद और सिनेमा में एक बड़ा फर्क है। फिल्म में गलत डायलॉग हो तो रीटेक मिल जाता है, लेकिन राजनीति में बयान का रीटेक नहीं होता है, वो एक स्थायी रिकॉर्ड बन जाता है। फिक्र में अब बात देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के चीन दौरे की। अजीत डोभाल ने आज बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री, बल्कि यह कहा जाए ऑलमोस्ट नंबर 2 चाइना में वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत की। इस बैठक में भारत चीन सीमा विवाद के साथ दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा हुई है। यह दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर चर्चा करने वाला 25वां दौर। यह बातचीत लगभग 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा और दोनों देशों के संबंधों को सुधारने पर केंद्रित रही। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के सामने आखिर किस तरह अजीत डोभाल ने भारत का पक्ष रखा, पहले वो देखिए, फिर इस दौरे की जरूरी फाइल। इससे पहले अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झैंग से भी मुलाकात की है। दोनों पक्षों ने बॉर्डर पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक मंचों पर संबंधों को बेहतर बनाने पर चर्चा की। चीन के विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति अजीत डोभाल की मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि अगले महीने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली आ सकते हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति बनाए रखना और रिश्तों को स्थिर रखना जरूरी माना जा रहा है। ऐसे में डोभाल की चीन में हुई 2 अहम मुलाकातों के दौरान किसने क्या कहा, ये देख लेते हैं। देखिए, इन मुलाकातों के दौरान अजीत डोभाल ने कहा कि दोनों देश
संबंध बेहतर बनाने पर सहमत हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि बैठक में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जबकि उपराष्ट्रपति हान जेंग ने कहा कि दोनों देशों को रिश्ते लंबे समय के नजरिए से देखने चाहिए। बैठक में अजीत डोभाल ने कहा कि पीएम मोदी और जिनपिंग की तियानजिंग में हुई बात सफल रही थी। वांग यी ने कहा दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाने पर पूरा जोर देंगे, जबकि उपराष्ट्रपति हान जेंग ने कहा कि दोनों देशों को रणनीतिक आपसी विश्वास बढ़ाना चाहिए। यानी बीजिंग में अजीत डोभाल की इन मुलाकातों की कूटनीतिक गलियारों में काफी हलचल है। गलवान की घटना और पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को पटरी पर लाने की दिशा में यह बैठक काफी अहम कदम मानी जा रही है। लेकिन भारत की पॉलिसी क्या है? ट्रस्ट बट वेरीफाई। वैसे देश के दुश्मनों के लिए इस वक्त हमारे पास एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। भारत की मिसाइल ताकत को अब और धार मिलने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की विकसित की गई सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की टेक्नोलॉजी भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को ट्रांसफर करने को मंजूरी दे दी है। यानी जिन मिसाइलों की तकनीक अब तक डीआरडीओ के पास थी, उन्हें देश की डिफेंस इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यानी रक्षा मंत्री के इस फैसले से देश की मिसाइल पावर को नई रफ्तार मिलेगी। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं मिसाइलें नहीं पड़ेंगी कम, कितने ही दिन क्यों ना चले जाएं। भारत की मिसाइल प्रणाली को उनकी मारक क्षमता और इस्तेमाल के आधार पर दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली है टेक्निकल मिसाइल्स और दूसरी है स्ट्रैटेजिक मिसाइल। टैक्टिकल मिसाइलें आमतौर पर युद्ध के मैदान में इस्तेमाल के लिए बनाई जाती हैं। इसमें पारंपरिक वॉरहेड होते हैं और ये दुश्मन की जगहों, ठिकानों या दूसरे टारगेट को निशाना बनाती हैं, जबकि स्ट्रैटेजिक मिसाइलें लंबी दूरी की होती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य दुश्मन देश के बड़े शहरों, औद्योगिक केंद्रों और मिलिट्री बेस पर हमला करना होता है। सरकार के फैसले से पारंपरिक मिसाइलों की टेक्नोलॉजी डिफेंस इंडस्ट्री तक पहुंच जाएगी। अब देखिए कौन कौन सी मिसाइलें डीआरडीओ के अलावा डिफेंस इंडस्ट्री बना सकेंगी। सरफेस टू एयर आकाश और सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश। फिर नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल एयर टू एयर अस्त्र मिसाइल, एंटी रेडिएशन रुद्रम मिसाइल, एंटी टैंक नाग मिसाइल, एंटी शिप नेवल एंटी शिप शॉर्ट रेंज मिसाइल। कन्वेंशनल कैटेगरी में है प्रलय मिसाइल। यानी मिसाइलों की पूरी रेंज अब घरेलू इंडस्ट्री के लिए उत्पादन के रास्ते पर है। देश का डिफेंस सेक्टर लगातार विस्तार कर रहा है और अब मिसाइल टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर से प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री की भूमिका और बढ़ने की उम्मीद है। अब एक बहुत ही बड़ा और इंटरेस्टिंग अपडेट है जो कि पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए काफी मायने रखता है। कैंसर के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अमेरिकी दवा कंपनी मर्क ने और mRNA वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना ने मिलकर एक पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन बनाने का दावा किया है। पर्सनलाइज्ड वैक्सीन का मतलब यह है कि हर मरीज की बीमारी के हिसाब से अलग अलग वैक्सीन। कैंसर की इस वैक्सीन का नाम है इंटेसिमेरेन। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन का ट्रायल मेलानोमा यानी एक तरह के स्किन कैंसर के मरीजों पर किया गया है। मॉडर्ना और मर्क ने दावा किया है कि उनकी mRNA वैक्सीन मेलानोमा ट्रायल में सफल रही है। यानी एक खास तरह के स्किन कैंसर के मरीजों पर इस वैक्सीन का पॉजिटिव असर हुआ है। अब आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे, जैसे क्या ये वैक्सीन कैंसर के किसी भी मरीज को दी जा सकती है? क्या इसे बाकी वैक्सीन की तरह लगवाया जा सकता है? आपको इन सभी सवालों के उत्तर देने के लिए हमने एक क्वेश्चनर तैयार किया है। ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल, क्या ये ऐसी वैक्सीन है जिसे लगाने से किसी भी व्यक्ति को कैंसर होने से बचाया जा सकता है? जवाब है नहीं, ये कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसे हर व्यक्ति को कैंसर से बचाने के लिए लगाया जाएगा। दूसरा सवाल, जैसे कोरोना और फ्लू की वैक्सीन लगवाते हैं, क्या इसे भी उसी तरह लगाया जा सकता है? जवाब है नहीं, ये वैसी वैक्सीन नहीं है जो किसी बीमारी से बचने के लिए लगाई जाए। तीसरा सवाल, क्या ये वैक्सीन कैंसर के किसी भी मरीज को दी जा सकती है? जवाब है नहीं, इस वैक्सीन का ट्रायल सिर्फ एक खास तरह के स्किन कैंसर के मरीजों पर किया गया है। चौथा सवाल है, इस वैक्सीन से कैंसर का इलाज कैसे होगा? दरअसल ये कैंसर के इलाज से जुड़ी एक पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है जिसका इस्तेमाल किसी मरीज के कैंसर की जांच के बाद उसके ट्यूमर की खास पहचान के आधार पर किया जाता है। पांचवा सवाल, ये वैक्सीन मरीजों के लिए मार्केट में कब से उपलब्ध होगी? फिलहाल इस वैक्सीन के ट्रायल के अलग अलग स्टेजेस चल रहे हैं। जब ट्रायल पूरा हो जाएगा तो उसके फाइनल परिणामों के आधार पर इसे मार्केट में उतारा जाएगा, वो भी फाइनल सर्टिफिकेशन के साथ। इसीलिए ये कहना कि अब कैंसर की वैक्सीन बन चुकी है, थोड़ा जल्दबाजी होगी। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कैंसर के इलाज की दिशा में एक 1 स्टेप फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है।
ग्लोबल फिक्र से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके केंद्र में ईरान, इजराइल और अमेरिका है। ईरान के टारगेट पर नेतन्याहू और ट्रंप के बेटे हैं। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए जो कि इजराइल और अमेरिका दोनों की चिंता बढ़ा सकता है। 1 मिनट 30 सेकंड के इस वीडियो में आपको ईरान में हुई एक मीटिंग दिख रही होगी। इस बैठक में कई इस्लामिक गुरु बैठे नजर आ रहे होंगे, लेकिन सबसे बीच में प्रमुख कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा है उसे गौर से देखिए। ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि यह मुज्तबा खमेनी है, ईरान की सुप्रीम लीडर, जिनका चेहरा 28 फरवरी को हुए हमले के बाद पहली बार दुनिया देख रही है। इसमें वो कुछ पन्ने पढ़ रहे हैं और स्वस्थ दिख रहे हैं। हम आपको फिर से बता दें कि ईरानी मीडिया का दावा है, इसमें मुज्तबा एक रिलीजियस एकेडमिक स्टडी सेशन की अध्यक्षता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वायरल वीडियो पे निश्चित तौर पर अमेरिका, इजराइल की धड़कनें बढ़ाई होंगी और ट्रंप की बेचैनी भी ज्यादा होगी, क्योंकि ईरान में कहा जा रहा है कि उनके बेटे बैरन ट्रंप का मर्डर प्लान भी तेहरान ने कथित तौर पर बना लिया। इससे जुड़ा एक प्रोग्राम ईरान की सरकारी टीवी पर दिखाया गया। इसमें बताया गया है कि बैरन ट्रंप तक कैसे पहुंचना है। उनकी हत्या करने वाले को $10 मिलियन यानी कि भारतीय रुपए में करीब 95 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले ईरान की तरफ से मेलेनिया ट्रंप के मर्डर प्लान वाली थ्योरी भी सामने आई थी और ये दावे ऐसे समय में किए जा रहे हैं जब अमेरिका ने ईरान पर फिर से बड़े सैंक्शंस लगा दिए, जिस वजह से दोनों देशों में काफी तनाव है। बात सिर्फ बैरन तक सीमित होती तो शायद इजराइल बेचैन नहीं होता, लेकिन नेतन्याहू का चौंकाने वाला दावा है कि ईरान ने उनके बेटे की भी हत्या की कोशिश की थी। नेतन्याहू ने यह दावा इजराइल के चैनल 14 को दिए इंटरव्यू में किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान ने उनके एक बेटे को मारने की कोशिश की और इस वजह से पीएम पद के उम्मीदवारों को सुरक्षा देना कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरी है। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने 3 शादियां की हैं, जिनमें तीसरी पत्नी सारा से उनके 2 बेटे हैं। हालांकि ईरान के टारगेट पर कौन सा बेटा था, ये कब की बात है, उस कथित अटैक की योजना कितनी आगे तक पहुंची थी, नेतन्याहू ने ये सारी जानकारी नहीं दी। अमेरिका ने सीरिया को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की लिस्ट से हटा दिया। सीरिया पिछले 47 वर्षों से इस लिस्ट में था, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने उसे राहत देने का फैसला किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सीरिया पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंध और व्यापारिक प्रतिबंध खत्म हो सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने सीरिया में 1979 में स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की लिस्ट में डाला था उसको। इसके बाद दशकों तक सीरिया पर कई तरह के आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध बने थे। अब अमेरिका का कहना है कि सीरिया की मौजूदा सरकार ने आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की है, इसीलिए उसके आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों को लिस्ट से हटा दिया जाता। अल शरा सीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति हैं और अब ट्रंप के भी करीबी माने जाते हैं, लेकिन एक दौर था जब अमेरिका ने अल शरा को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। अल शरा को गिरफ्तार करवाने की मदद करने वाले के लिए $1 करोड़ का इनाम रखा गया था। फिर 2024 में सीरिया में तख्ता पलट हुआ और तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद अल शरा ने सीरिया की कमान संभाली और उसी दौरान व्हाइट हाउस ने चुपचाप वो $1 करोड़ इनाम वाला ऐलान वापस ले लिया।